अभी कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम डिस्कस किया था, डिस्टेंस, स्मूथ और सारा हो चुका है। एक सिंपल प्रॉब्लम आप लोग कोशिश करते हैं। देयर इज अ टेबल, एक ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक का वैल्यू है 5 kg। एक इस साइड पुली है और इस साइड में इस ब्लॉक से बंधा हुआ एक धागा है, जिसके दूसरे साइड अगेन एक 5 kg का ब्लॉक लटका है और इसके लेफ्ट साइड में 15 kg का एक ब्लॉक लटका। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, दैट इज 0.2। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ये जो धागा है उसमें टेंशन क्या होगा ये बताइए। ये जो दोनों साइड में धागा है उसमें टेंशन क्या होगा ये बताइए। If system is released from rest, released from rest, जब भी ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए बात को, जब भी कांटेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन लगा और वहां से उसको छोड़ा जा रहा हो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है वो स्लाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। स्लाइड करेंगे कि नहीं करेंगे इसको चेक करने का नियम सिखाए थे लास्ट क्लास में कि आप उस पर ड्राइविंग फोर्स पता लगा लीजिए और उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पता लगा। अगर ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा मिल गया तो वो स्लाइड करेगा और अगर ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको अपना यूज करना है थ्रू आउट, जब भी फ्रिक्शन आपको मिल जाए वह। तो जैसे इस सवाल को देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या है कि हमने इस सिस्टम को रिलीज किया है रेस्ट से। इस साइड 15 kg है, इस साइड ऊपर में 5 kg और नीचे में दाएं साइड में 5 kg। अब इसको हम पूरे सिस्टम को रिलीज करते हैं रेस्ट से, पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करते। रेस्ट से रिलीज करने पर ये जो 5 kg है वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। वो डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसको खींचने वाला फोर्स की ताकत क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो आप पहले फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा। बताइए, दाएं साइड से लगाना फोर्स शुरू करते हैं। यहाँ पे हो गया 5 kg, तो नीचे फोर्स लगेंगे 5G और यहाँ के धागा में टेंशन T1। दो धागा दिख रहे हैं, अलग अलग धागा में टेंशन अलग अलग। यहाँ भी T1। धागा के बारे में अगर कुछ ना दिया हो तो आप उसको मासलेस कहें। यहाँ भी T1, यहाँ भी T1।
फिर इसके पास मास है 5 kg का, नीचे की तरफ 5 G का फोर्स लगेगा और ऊपर में लगेगा 9। फिर लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड में धागा शुरू है, यहाँ पे टेंशन होंगे T2, अलग अलग धागा में टेंशन अलग है। ये T2, यहाँ पे T2, ऊपर भी T2 और नीचे में 15 kg होने के कारण ये हो गया 15। ठीक है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये चेक करने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लग सकती है, ये पता लगा लीजिए। ये हो गया म्यू एस इंटू। अब आपको म्यू एस म्यू के दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, अगर वो नहीं दिया है, अकेला एक ही म्यू दिया है, तो हम म्यू एस का वैल्यू वही म्यू से काम करें और एन की वैल्यू हो जाएंगी 5 से, और यहां से इसके वैल्यू आएंगे। जी का मान 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 10, ये कैंसिल हो जाएंगे जी से, और ये 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10 न्यूटन। अब देखो यहां ध्यान से, ये जो लेफ्ट साइड में 15 जी का नीचे का डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका वैल्यू हो गया 150 न्यूटन। जो इस धागा की सहायता से इस ब्लॉक को, ये जो ऊपर में 5 kg का ब्लॉक, इस ब्लॉक को ये धागा जो है वो इसको नीचे का डायरेक्शन में 150 न्यूटन से खींचने का कोशिश। नेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन से जो नीचे। इधर में देखिए कितना फोर्स लग रहा है, इधर में लग रहा है 50 न्यूटन, जी का वैल्यू 10 ले लिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो धागा है राइट साइड वाला धागा, वो इस ब्लॉक 5 kg को नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींचना चाहिए। इस ब्लॉक पर 5 kg ब्लॉक पर जो टेबल पे रखा है, राइट डायरेक्शन में 50 न्यूटन के फोर्स पहुंच रहे हैं इस धागा के माध्यम से, और ये जो लेफ्ट साइड में जो धागा है ये वाला, उसके माध्यम से 150 न्यूटन के फोर्स यहाँ, लेफ्ट साइड में 150 न्यूटन और राइट साइड में 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है ड्राइविंग फोर्स के रूप में 150 न्यूटन, आई एम सॉरी 100 न्यूटन है ना। ये जो 150 है, यहाँ पे 150 न्यूटन के फोर्स पहुंच रहे हैं और राइट साइड से 50 न्यूटन के फोर्स पहुंच रहे हैं। इस ब्लॉक को चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स इस ब्लॉक पे पहुंच रहा है, दैट इज 100 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन। और ये फ्रिक्शन जो उसको चलाने से रोकने के लिए जो लगा सकता है, वो मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता है। तो आप बताओ ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? प्रिंस, ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। ये किधर चलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन में अगर चलेगा तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा। यस। और फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू के इंटू एन। यस। म्यू के म्यू एस तो दोनों एक ही है, तो हम यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन दे सकते। और ये ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो ये जो 15 kg वाला लटका मास है वो नीचे की तरफ गिरेगा, और ये जो राइट साइड का 5 kg लटका मास है ये ऊपर की तरफ। ये चूंकि सब एक ही कनेक्टेड पॉइंट से कनेक्ट है, तो इसका मतलब सारे का एक्सेलरेशन सेम। अब आप इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए टेंशन। ये जो 15 kg का इक्वेशन बोलिए। 15 है। आप लोग अगर इक्वेशन लिखने में अब तक जरा भी कंफ्यूजन है, आप जितने भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है क्लास में, सबको उतार के इक्वेशन लिखना शुरू। और इक्वेशन लिखने से पहले फ्री बॉडी जरूर लो। तो इसका इक्वेशन कोई बच्चा बोलो। 15a 15g माइनस 2। दिस इज इक्वेशन। वो जो टेबल पर ब्लॉक है, राइट डायरेक्शन में टेंशन है T1, राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन,
लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन का वैल्यू है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और इसका मान है 5K। क्वेश्चन लिखिए, बोलिए कोई बच्चा। 5A 5A इक्वल टू T2 माइनस T1 minus माइनस minus 10. ये क्वेश्चन 2 है। सब फाउंडेशन हो रहा तो लटका हुआ मास है, है जंग कोई जैसे। नीचे के डायरेक्शन में 5C, अगर बोले में उतनी ठीक लगो तो हम बोले जाइए और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं T1, तो 5 kg का ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट। क्वेश्चन बोलिए। 5A 5A इक्वल टू T1 minus 5. ये इक्वेशन थी। अब ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फाइंड करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड A T1 और A T1 और इनटू ये हम निकाल, हमें टेंशन निकालना है वो निकल। बाकी हम ये मान के चलेंगे कि आप ये सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आप तीनों को जोड़ देंगे ना तो A निकल जाए ना, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस T1 T2 और प्लस T2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस T1 प्लस T1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में आ जाएंगे टोटल 25 पे, राइट साइड में आ जाएंगे 15G माइनस 5G माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे तो A आ जाएगा, A के वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो T1 आएगा और T1 का वैल्यू और A का वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो T2, या A का वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो T1। ये अपना काम। एक ये मास है, पुलिस से कनेक्ट है, और ये जो पुली है एक फिक्स्ड वेट से लगा, और यहाँ पर भी एक मास बना हुआ। दिस इज द सिचुएशन। यहाँ 4 kg ब्लॉक है और यहाँ पे 2 kg का हुआ। ये एंगल है 30 डिग्री। इस जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, μ1, और इस जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। T2 का मान निकल जाएगा ना, 10,000 रखेंगे। System is a सिस्टम को सर के नेट थोड़ा सर क्लास कट गई थी क्या? हाँ सर
Yes. समझो ही ना हमका पता ये सिचुएशन में आपको दिया हुआ है कि जब हम इस सिस्टम को रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो ये पाया गया कि जो ये धागा है इसमें टेंशन है 16 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स वैसा इनकी पावर कहाँ is तू आओ तो 0.5 मीटर पर सेकंड. सर दे लोग किया बने नहीं तो Find mu1 and mu2. mu1 और mu2 क्या होगा ये लिखा. इसको कौन बनाए इसके पहले एक्सेलरेशन और टेंशन पूछता था और म्यू दे दिया था. अभी के केस में mu1 और mu2 ही पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और टेंशन ये दोनों दे दिए. कैसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जो हमने सीखा है. सर mu2 2/5√3 है. mu2 का वैल्यू 2/5√3 mu2 का. और mu1 का सर वो निकाल रहा हूँ. कैलकुलेटर की है मैं समझी ना भगवान सबके देख तो डिमोटिवेट हो जाता तो कैमरा देखो भी लिखो ये वो तरफ से फोर्स लगा लीजिए. इधर मास है 2g धागा मिला T1 का ऐसा जो है सर T1 3/4 mu1. mu2 का वैल्यू चेक करो, कैलकुलेट करके डेसिमल में बताओ. जी सर 0.23. चेक करो गलत. सटा है ना नॉर्मल रहेगा ना नॉर्मल यहाँ भी सटा नॉर्मल रहेगा. कंपोनेंट नहीं तोड़ रहे हैं रे. किधर साइन किधर कॉस होगा पहले फोर्स एक साइड से लगाना शुरू करते हैं. एंगल देखना पड़ेगा. यहाँ इस डायरेक्शन में 4g sin 30, 90 - 30 इस डायरेक्शन में 4g इसका cos एंगल यहाँ 30 पे सरफेस के द्वारा लग गया 9. किसे पता देख लिया. टेंशन है, ये रहा t, ये रहा टेंशन t. यहाँ भी वही t आएगा, ये आएगा, ये आएगा. राइट साइड में t है. अरे इसी के साथ नहीं अब बताओ कि ये जो ब्लॉक छोड़ देंगे रेस्ट से तो किधर चलेगा. एक्सेलरेशन चलने की है तो चेक करने का जरूरत नहीं. Right. ये जो 4 kg है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे चलेगा. जाएगा. नीचे जाएगा. नीचे जाएगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं Yes, है sir. क्योंकि इस साइड में 2 kg को पीछे खींचने वाला कोई. ये 2 kg जब भी चलेगा तो आगे ही चलेगा अगर टेंशन के कारण चलेगा. इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा. अच्छा हाँ, इसके पास मास है 2g का फोर्स और एक यहाँ पे लग जाएगा 9. तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा mu1 into n Yes. और इस पर भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा. फ्रिक्शन हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कौन किधर चलेगा. और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा mu2 into n.
ठीक है। टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है 16 न्यूटन और इस पर एक्सेलरेशन नीचे का डायरेक्शन में दिया और इस पे एक्सेलरेशन आगे का। लगे हाथ हम यहाँ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। साइन 30 होते हैं 1/2, ये उधर हो जाएंगे 20 न्यूटन के फोर्स यस और ये 4g cos 30 का जो वैल्यू है √3/2 √3/2 ये हो जाएंगे 2g √3 20 √3। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखना शुरू करें। यस 4 kg का इक्वेशन बोलिए कोई बच्चा। 4a 20 minus 20 yes minus 16 16 minus minus mu2 into n is 20 yes ये का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ 0.5 प्लेस कर देते। 4 into 0.5 ये हो जाएंगे 4 minus mu2 20 न्यूटन, है ना, ये हो जाएंगे 2। 4 minus mu2 into 20 √3, तो mu2 into 20 √3 ये बराबर 2 आ गए। तो mu2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/10। देखो चेक करो वेदांत कहाँ गलती की। सर मास मल्टीप्लाई नहीं करा। अब इधर देखिए, ये जो 2 kg का इक्वेशन लिखेंगे 2 into a is equal to राइट साइड में टेंशन है T 16 न्यूटन बाद में रखेंगे और म्यू एन n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 2g 20 ये हो जाएगा म्यू1 इंटू ये a का वैल्यू 0.5, t का वैल्यू है 16 म्यू1 इंटू, तो म्यू1 इंटू 20 ये बराबर होंगे 16 minus 1, तो म्यू2 हो जाएंगे 15/2 3/4। इस बात से काहे बार बार बढ़े थे तो टीचर में नहीं हम बोल रहे हैं एक बार बढ़े what is it? अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले। प्रॉब्लम में लिखने में ही रहता है। सिंगल ब्लॉक या विनर है। ये 30 डिग्री है, ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स मैंने ये लगाया है और ये है 30 डिग्री। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम सिचुएशन को आसान करने के लिए एंगल को चेंज कर दें। ये 37 डिग्री और ये भी है 37 डिग्री। ब्लॉक 10 kg का है। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5। कहता है फाइंड मिनिमम
and maximum value of f. f का मिनिमम और f का मैक्सिमम मान बताएं इस दिन जाके so that the block doesn't slide. Block slide method. सर ब्लॉक तो सर स्लाइड करेगा ही नहीं सर पहले से ही। फोर्स नहीं लगाएंगे तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है सर। 80 न्यूटन फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना सर। कर लेता है। अगर हम फोर्स का वैल्यू 0 लगाते हैं तो फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे का डायरेक्शन में हो गया 10 g sin 37 हो गया 3/5 हो गया 10 सर 2 होगा ना 60 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 60 न्यूटन जो फोर्स 0 है, और फ्रिक्शन फोर्स कितने हो जाएंगे मैक्सिमम म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू हो जाएंगी 10 जी cos 37। जी का मान 10 ले लेते माइनस -4/5। म्यू का वैल्यू 0.5 है। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गए, 10 ये कैंसिल, 5 ये कैंसिल, तो ये 40 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स, जब फोर्स 0 है तो ड्राइविंग फोर्स है 60 न्यूटन और फ्रिक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम 40। ये स्लाइड कर रहा है। तुम कैसे चेक किए वेदांत, थोड़ा हमसे शेयर करो। सर यही काम करा था सर, बट वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करना भूल गया। सबसे होता है सर मिनिमम फोर्स 40 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स 91 न्यूटन आ रहा है। मिनिमम 40 न्यूटन 40 और मैक्सिमम 91 अप्रोक्सीमेट लेके। मिथलेश कितना आंसर आ रहा था? तो इधर आ गए। अच्छा, मिनिमम केस में क्या होगा? अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम केस में क्या होगा? इसका हम इधर कंप्यूटर को
हाँ जी, मिनिमम के केस में क्या हो? तो बच्चा हमसे शेयर करो, मिनिमम केस में क्या लेंगे आप? मतलब कैसे निकालेंगे? मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? सर वो कॉस थीटा का कंपोनेंट फ्रिक्शन में से माइनस करके इक्वेट कर देंगे मिनिमम में। नहीं, देखो, अगर हम फोर्स 0 लगाए तो ब्लॉक किधर चलेगा? पीछे। अगर हम ये वाली फोर्स को नहीं लगा, 0 लगाते, नीचे तो चले अभी देखा था नीचे के डायरेक्शन में 60 न्यूटन के फोर्स थे और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ 40 लग रहा था, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर। अब हम धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो इसके एक कंपोनेंट इधर आएंगे, एक कंपोनेंट इधर, और mg के कंपोनेंट भी बनेंगे अपने जो बने। इस डायरेक्शन के कंपोनेंट जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, इस डायरेक्शन के कंपोनेंट फोर्स बढ़ते जाएंगे और एक समय आएगा जब ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी बंद हो जाएगी। जब ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी बंद हो जाएंगी, उस समय ये फोर्स कहेंगे हम मिनिमम। और फिर जब हम और फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक चलना नहीं लगेगा, ब्लॉक वहीं रहेगा, बस फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। और फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक जो है अब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी बनाने लगेगा, फ्रिक्शन उसको नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन जब नीचे के डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू लगने लग जाएगा, तब उस समय ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम आपको अचीव। इसके बाद आप अगर फोर्स और बढ़ा दोगे तो ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देगा। ये दो स्थितियां हैं। एक पहला एफ मिनिमम के केस में, एफ मिनिमम के केस में when F minimum tendency of sliding downward. बस यही लेना है, बाकी सबको सॉल्व कर। ये F के मिनिमम आ गए। और F मैक्सिमम के केस में टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग ले लेंगे अपवर्ड। फोर्सेस ड्रॉ कीजिए। मास के कारण mg के कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इधर के कंपोनेंट कितने होंगे? sin 37, जो वैल्यू आ जाएंगे 60 न्यूटन। mg cos 37, जो वैल्यू कितने आएंगे? 80 न्यूटन। सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। और F मिनिमम के भी एक कंपोनेंट बनेंगे। F मिनिमम के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F मिनिमम cos 37 और इस डायरेक्शन में F मिनिमम sin 37। और ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन का हम मैक्सिमम मान लेंगे क्योंकि हमको इसको मिनिमम वैल्यू तक लेना। देखो फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बताइए n का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे? इस केस में n का वैल्यू क्या रखेंगे? 80 माइनस n प्लस F minimum sin 37 is equal to 80. is equal to 80। n का वैल्यू इतना है, 80 माइनस इतना, और ऊपर के डायरेक्शन में F मिनिमम इंटू cos 37
प्लस फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू इतना घटा के लिखेंगे, और नीचे का डायरेक्शन में होगा 16, और इसको आप सिंप्लीफाई करो। cos 37 4/5, म्यू के वैल्यू हो गया 0.5 और एन की वैल्यू होंगी 80 माइनस एफ मिनिमम sin 37 is 3, that is राइट साइड में है 60। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो एफ मिनिमम 4/5 और यहाँ पे कितना हो गया 1.5/5, 0.5 इंटू 3 करेंगे ना तो 1.5/5 कितने हो जाएंगे 2.5/5 एफ मिनिमम। राइट साइड में हो जाएंगे 60 माइनस 4, 60 और ये हो जाएंगे 80 इंटू 0.5। राइट साइड भेज दिया, 60 में 47, इसको कैंसिल कीजिए 0.5, ये हो गया 20, तो एफ मिनिमम 20 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 और 10 इससे कैंसिल हो जाएंगे 14। आया विधान आपकी 14? यस सर। देखो तो कहाँ गलती की है, एन निकालने में गलती की है। एन की वैल्यू निकालने में जनरली गलती होगा। एन की वैल्यू जनरली बच्चे लोग ले लेंगे mg cos, तो नहीं है। एन का वैल्यू mg cos 37 नहीं है, एन का वैल्यू 80 न्यूटन नहीं है, एन की वैल्यू इतना माइनस। दूसरा केस में जब हम फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, व्हेन एफ मैक्सिमम, फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की, टेंडेंसी अपवर्ड, टेंडेंसी इसकी ऊपर जाने की। अब इस केस में फ्रिक्शन किधर लेंगे, नीचे के। तो इसका एक फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हुआ, तो वही होगा 60 न्यूटन, 60 इधर 80, इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन। नॉर्मल अभी भी लगेगा। एफ के कंपोनेंट इधर एफ cos 37, एफ sin 37, और इस ब्लॉक की टेंडेंसी अब ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन की हम नीचे मैक्सिमम मान लेंगे। यहां पर भी n प्लस एफ sin 37, यह मैक्सिमम एफ के वैल्यू होंगे, एफ मैक्सिमम होंगे, sin 37 will be equal to 80, और ऊपर के जो फोर्स हैं एफ मैक्सिमम cos 37, ये बराबर होगा 60 प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एफ मैक्सिमम cos 37, बोलिए कितना, 60 प्लस म्यू का वैल्यू 0.5, एन यहां से निकालिए 80 माइनस एफ मैक्स sin 37 कितने हो गए 3/5, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये 3 इंटू 0.5 1.5/5 लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो 4 प्लस 1.5 तो 5.5/5 राइट साइड में क्या हो जाएंगे, तो ये 60
और ये हो जाएंगे 40 हो जाएंगे ना, 5 into 80, Okay. तो F maximum वैल्यू 100 into 5 divided by 5, ये वैल्यू है 500 divided by 5, ये approximately 91 न्यूटन। एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे रखा है, सरफेस स्मूथ, अब यार इस पर हम हम एक फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ ढकेल रहे हैं, इसकी मास है कि एक ब्लॉक यहाँ है, और एक ब्लॉक यहाँ। इन दोनों जगहों पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू, दोनों जगहों पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। प्रश्न पूछा जा रहा है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that the small blocks presents light with respect to weight. वेट्स के रेस्पेक्ट में स्लाइड न कर। यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, ध्यान रहे। हम इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ ढकेल रहे हैं। तो हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं और मैक्सिमम कितना लगाएं कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो रेस्ट हो। सेम कॉन्सेप्ट जो भी आप सीखे वही यूज करें। दो स्थितियां बनेंगी। सरफेस स्मूथ,
अगर हम फोर्स कुछ भी लगाते हैं, ये ब्लॉक स्लाइड करता नहीं करता, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, चाहे कि ग्राउंड जो चूंकि स्मूथ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से एक्सेलरेट करेगा। ये तो पता है ना, ये फोर्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी, जो भी हम फोर्स लगाए, मिनिमम लगाए या मैक्सिमम लगाए, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे के डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स बाय नेट m प्लस m प्लस 2। ये पूरा सिस्टम आगे के डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम लगाएंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन करेगा, मिनिमम लगाएंगे तो मिनिमम एक्सेलरेशन। अब बताइए इस केस में मिनिमम फोर्स के लिए क्या टेंडेंसी होगा। अगर हम फोर्स मिनिमम लगाएंगे, ये जो लटका हुआ ब्लॉक है, उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, है ना। और इस बात को क्लियर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक ऑब्जर्वर को यहाँ रख लो, देखिएगा फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ध्यान से। एक ऑब्जर्वर को यहाँ रख लिया, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर इस पूरे सिस्टम के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ये ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर हुआ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, तो सारे मासेस पे सूडो फोर्स लगेंगे, इस पर एक सूडो फोर्स पीछे लगा दे, मास के कारण mg, सरफेस के द्वारा नॉर्मल, ये धागा टेंशन लेगा, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, और एक सूडो फोर्स इस पर भी लगेंगे पीछे के डायरेक्शन में ma। इस ma के कारण ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, सट जाएंगे, सटने के कारण इस पर एक नॉर्मल फोर्स, सटने के कारण एक नॉर्मल फोर्स आगे के डायरेक्शन में, और इसके पास मास है तो मास के कारण नीचे की तरफ फोर्स। अभी हम फ्रिक्शन नहीं लगाए हैं क्योंकि चलने की टेंडेंसी भी पैदा करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, हम सारे फोर्सेस से लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये नॉन इनर्शियल है। जितने भी मासेस हैं, सब में जितने रियल फोर्सेस हैं वो सारे लगेंगे और एक सूडो फोर्स भी। जैसे इसकी बात करो तो इसके मास m है तो mg लगेंगे, सतह से सटा है तो नॉर्मल लगेंगे, है ना, यहाँ नॉर्मल n1 दे दे, और एक सूडो फोर्स पीछे लगेगा। धागा है तो टेंशन लगेगा, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन। इसके पास मास है तो मास के कारण mg, ये मास पर एक सूडो फोर्स पीछे लगा ma, इसी ma के कारण ये मास इस जो वर्टिकल ब्लॉक की जो साइड है उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, और यहाँ एक नॉर्मल, हम यहाँ नॉर्मल को चेक करें, नॉन। अब अगर फोर्स को मिनिमम रखना है, मिनिमम की टेंडेंसी क्या होगी, ये जो मास है इस पर एक पीछे के डायरेक्शन में ma फोर्स लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। अगर आप फोर्स कमजोर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स ma इस मास को पीछे के डायरेक्शन में खींचने का कोशिश कर रहा है, और ये जो mg है इस मास को नीचे का डायरेक्शन में खींचने का कोशिश। अगर हम फोर्स ये मिनिमम लगाएंगे तो ये वाला जो ma सूडो फोर्स लग रहा है वो मिनिमम होगा, छोटा लगेगा, कमजोर लगेगा, और इसके कंपैरिजन में ये mg अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी,
और अगर ये नीचे एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी बनाएगा, ये आगे जाने का टेंडेंसी। मिनिमम केस में ये जो ब्लॉक लटका हुआ है वो नीचे जाना चाहेगा और ये ब्लॉक आगे। ये जो कांटेक्ट सरफेस है उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन लगाएगा और इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा। इस केस में अगर आप F का फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ जो सूडो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लगने लग जाएंगे और ये फोर्स इस मास को अब पीछे के डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करेगा और इस मास को ऊपर के डायरेक्शन। इसके इन्फ्लुएंस से ये ब्लॉक जब पीछे जाना चाहेगा तो ये कांटेक्ट इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा और ये जब मास ऊपर जाने लगेगा तो ये कांटेक्ट इस पर। बस यही है सिचुएशन मिनिमम का मैक्सिमम का। अभी ब्लॉक कोई चला नहीं है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक हम इस ब्लॉक को रोका हुआ एज्यूम करें। अब इक्वेशन लिख दीजिए। ये जो मास है इसका इक्वेशन बोलिए, रुका हुआ है। इस मास का रुका होने का इक्वेशन बोलिए। ऊपर का मान n1, नीचे है mg, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स है ma और पीछे में है फ्रिक्शन जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू इनटू n और आगे के डायरेक्शन n1 का वैल्यू mg हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। इस केस में ये जो दूसरा लटका हुआ मास है, ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन और ऊपर में है टेंशन। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरा वाले केस में? यहाँ लिखेंगे म्यू इंटू n2। वैसे पहले n2 लिख देते। ये राइट साइड की जो n2 है वो बराबर होगा लेफ्ट साइड के ma के बराबर। ऊपर का फोर्स हुआ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इंटू n। ऊपर में टेंशन T, दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग लगेंगे और नीचे के डायरेक्शन में ये T और ये फ्रिक्शन दोनों बैलेंस कर रहा है mg को। T प्लस फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है और राइट साइड में n2, लेफ्ट साइड में n2 बराबर है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों के दोनों मास रुका होना चाहिए, स्लाइड नहीं करना। तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसमें m का ऊपर में नॉर्मल और नीचे mg, नॉर्मल और आगे में टेंशन T और पीछे में ma, T पीछे ma। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा और उस एक्सेलरेशन को यहाँ रख देंगे तो फोर्स आपको मिलेगा। फोर्स का वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं m प्लस 2m। चलो एक फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर बताइए आप लोग, म्यू इंटू n2, n2 का वैल्यू ma प्लस T का वैल्यू ऊपर से ला दीजिए, यहाँ पर रखिए ma प्लस म्यू इंटू n1 इज इक्वल टू mg। राइट साइड में आपके mg आ ये निकालना है, m सारे कैंसिल हो जाए और देखिए तो यहाँ पर म्यू a प्लस a कॉमन ले लेते, म्यू प्लस 1, राइट साइड में g है और इधर में म्यू g है तो g कॉमन ले लिया, 1 माइनस। यहाँ से a का वैल्यू मिनिमम आया, वो आया म्यू इंटू 1 g इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस। फोर्स के मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे जो ऊपर के फोर्स है यहाँ m प्लस 2m इंटू a मिनिमम का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए
तो आपके लिए ये वैल्यू मिनिमम मैंने निकाल दी। So this will give you the answer. Similarly, अब यहाँ भी इक्वेशन फटाफट सेट कीजिए और सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। ये सारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ऊपर में हो गया N1, नीचे में mg, राइट साइड के फोर्स है T प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ के म्यू, यहाँ के लेफ्ट साइड में ma, ये हुआ इक्वेशन में। इसकी बात कीजिए, ये जो दूसरा लटका हुआ मास है, राइट साइड के हैं N2, लेफ्ट साइड में है N, ऊपर में है T और नीचे में है mg प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ हो जाएगा म्यू इंटू एन। बस आप सिंप्लीफाई कर देना। कैसे करेंगे? E का वैल्यू ऊपर से प्लेस कीजिए यहाँ, ma माइनस म्यू इंटू N1, N1 इज mg, राइट साइड में mg प्लस म्यू इंटू N2, N2 वैल्यू इज ma, m सारे कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड के म्यू ए आप लेफ्ट साइड भेज दो, तो ए पहले से यहाँ पड़ा है 1 माइनस म्यू। लेफ्ट साइड में जो माइनस म्यू जी है उसको राइट साइड भेज दो, जी कॉमन हो जाएगा 1 प्लस। यहाँ से ए का वैल्यू जो निकलेगा वो मैक्सिमम कंडीशन 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है m प्लस 2m इंटू ए मैक्स। ए मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल दिया है, इसको यहाँ लेस करेंगे। इसे आप ठीक है जी। अब हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम लेते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर। ध्यान से सीखिएगा, यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर होने वाला। ऊपर वाला ब्लॉक है 2 kg, नीचे वाला वैल्यू है 3 kg। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.7। एक फोर्स हम इस पे लगाए, पानी हम ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में नीचे वाले पे फोर्स लगाएंगे। सरफेस में भी फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन पहला आपसे पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स so that block 2 kg doesn't slide over 3 kg. कितना हम फोर्स लगाए? मैक्सिमम फोर्स लगाना है, नहीं लगाएंगे तो ऐसे भी नहीं चलेगा। फोर्स लगाना है और फोर्स का मान मैक्सिमम लगाना है ताकि ये ब्लॉक जो है 2 kg चलने की स्थिति में, तब तक ये फोर्स ठीक है।
पहले तो हमको ये वाला फोर्स निकाल के दो, फिर मैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम जोड़ूंगी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स व्हेन। पहले आप इस पहला प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर हम आगे का प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आइनेश? यस सर। देखो ध्यान से और समझो इस प्रॉब्लम। सरफेस तो स्मूथ, अच्छा तो इस पे कैलकुलेशन और एक फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं। आपको पता है ये दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होते हैं। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये ब्लॉक 2 kg 3 kg के ऊपर नहीं सोएगा। और इस बॉन्ड को टूटने का जो फोर्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन μs इनटू, यहाँ पर n का वैल्यू क्या लगेगा? 2g। यहाँ पे n का वैल्यू होगा 2g जी होंगे। अब देखो, अगर हमने ये फोर्स आगे की तरफ लगाया तो इस 2 kg ब्लॉक में आगे जाने की टेंडेंसी है, और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे के डायरेक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर इसने इस पर फ्रिक्शन लगाया तो ये भी इस पर फ्रिक्शन। ये ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा और ये फ्रिक्शन इस पे लगा, और दोनों फ्रिक्शन के वैल्यू सेम ही। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, ये नीचे वाला ब्लॉक इस फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस से आगे जाना चाहेगा, ये 3 kg वाला, और इसको चलने से रोकने के लिए सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये तो आगे चलेगा ही। मतलब हम ऊपर वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो नीचे वाला ब्लॉक साथ में चलेगा, क्योंकि जरा भी हम फोर्स ऊपर लगाएंगे तो एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, वो फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पे डेवलप होगा, और इस रिएक्शन फ्रिक्शन के कारण ये जो ब्लॉक है 3 kg वाला वो आगे के डायरेक्शन में चलेगा। और दो बातें हो सकती हैं, अगर ये कांटेक्ट टूट जाए, यहाँ जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, और अगर ये कांटेक्ट में बना रहा तो दोनों के एक्सेलरेशन से दोनों के एक्सेलरेशन से। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बता दीजिए। 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या होगी? म्यूएस इनटू एन। 10 न्यूटन। म्यूएस की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2। ये कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 10। थोड़ा मना छोड़ दे। अगर ये बॉन्डिंग नहीं टूट रहा है और फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, फ्रिक्शन वैल्यू अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, और बंधन नहीं टूटा है और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया है, तो दोनों के दोनों ब्लॉक साथ एक्सेलरेट करेंगे। यस सर। करेंगे ना। और ये वो स्थिति होगी जब फोर्स का मान यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा और ब्लॉक स्लाइड भी नहीं करेगा। मैं फोर्स का वैल्यू बढ़ाते गए, एक स्थिति आया जब ये फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है ना। हमने शुरू में क्या रखा, देखो ध्यान से,
हमने शुरू में बस फ्रिक्शन लगा दिया। मान लो हम ये फोर्स का वैल्यू 0 रखते हैं, बताना ये फोर्स का वैल्यू हम 0 न्यूटन रखते, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 0 ही लगेगा। 0 ही लगेगा, 0 ही लगेगा। क्या ये कांटेक्ट टूटेगा? नहीं टूटेगा। सर नहीं टूटेगा। और दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहेंगे, एक्सेलरेट भी नहीं करेंगे। और अगर हम इस फोर्स का मान 0 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लो फ्रिक्शन फोर्स हम कुछ कर देते हैं 5 न्यूटन, क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। सर लगेगा सर। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा। यस सर। As force increases, तो अगर हम डिफाइन करना चाहें, as F increases from 0, friction also increases till its maximum level. जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का भी वैल्यू बढ़ेगा, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू कब तक बढ़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू तक। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। Until then, till then, both blocks will be together. जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटता, तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में रहेंगे। मतलब Both blocks will be together. दोनों ब्लॉक साथ में रहे, ये बंधन नहीं टूटे। और इस फोर्स के बाद फर्दर और फोर्स हम बढ़ा देंगे तो फिर ये बॉन्ड टूटे। फ्रिक्शन की वैल्यू अब इससे ज्यादा तो नहीं। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड बोथ ब्लॉक्स will accelerate together. दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन साथ में, और इस स्थिति तक आप इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा सकते। इसके बाद अगर हम फोर्स और फर्दर बढ़ा देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू तो बढ़ेंगे नहीं, तो बॉन्ड टूट जाएंगे, और ये ब्लॉक ऊपर वाला 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करना। तो हम पहला केस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 10 न्यूटन, जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाला है, और इन दोनों ब्लॉक को साथ में, ये भी ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से चलेगा और ये भी ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से। इक्वेशन लिखिए, ऊपर वाले ब्लॉक का इक्वेशन बोलिए। ये फोर्स तो हमको निकालना ही है। पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा 10 न्यूटन और आगे में एक्सेलरेशन है ए। इक्वेशन बोलिए, 2a equal to F minus 10. दिस इज द इक्वेशन। नीचे वाला ब्लॉक जो 3 kg का है, उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स के रूप में आगे लगा 10 न्यूटन, और ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। 3 kg का ब्लॉक है। इक्वेशन बोलिए, 3a equal to 10. अपोजिट में कोई फोर्स नहीं। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये होंगे 5a f, so a will be equal to f by 5, और इस a का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दी, 3f by 5 is equal to 10। यहां से f के वैल्यू होंगे 50 by 3, 50 by माइनस, देखो तो सही आया। ये सर सही है। मतलब कि आप जब फोर्स यहाँ 50 by 3 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया?
16 के आसपास है, 16 पॉइंट समथिंग। अगर आप 50/3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये जो बॉन्ड है दोनों ब्लॉक के बीच में टूटने की स्थिति में है। टूटेगा नहीं, टूटने की स्थिति में आएगा और दोनों ब्लॉक साथ में, और ये उसका साथ में एक्सेलरेशन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये दोनों ब्लॉक साथ में ना मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से चलते, जिसका वैल्यू F/5 10/3 मीटर पर सेकंड। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इसी प्रॉब्लम में दूसरा जो सेक्शन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स व्हेन F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब इस ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन भी बताइए और फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन है 1 मिनट। Find acceleration of blocks and friction acting when F is equal to 10 Newton or F is equal to 20 Newton. जब F 10 न्यूटन है तो ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा। और जब फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन है तो फिर F का वैल्यू क्या होगा और एक्सेलरेशन कितना, फ्रिक्शन कितना लगेगा। पहले वाले में तो सर 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? सर वो एक्सेलरेशन, श्योर? क्योंकि सर गेस कर रहे हो? नहीं सर, 16.66 है तो सर उससे छोटी वैल्यू पे तो सर 0 ही रहेगा। आप शायद समझे नहीं शुरू में जो मैंने समझाया। देखो ध्यान से फिर, और सबको ही देखो। ये जो नीचे वाला सतह है ना वेदांत, ये स्मूथ। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस पर फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वही फ्रिक्शन का रिएक्शन, और इस फ्रिक्शन के कारण ये नीचे वाला ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप यहाँ 1 न्यूटन का भी फोर्स लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक चल देगा, क्योंकि 1 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगा, ये फ्रिक्शन यहाँ रिएक्शन देगा, और इस रिएक्शन के कारण ये ब्लॉक एक्सेलरेट, क्योंकि इस ब्लॉक को रोकने वाला जो सतह में फ्रिक्शन नहीं है। अगर इधर में कोई फ्रिक्शन होता तो हो सकता है कि ये रुका रहे। मतलब कहने का कि अगर हम इसको कुछ भी फोर्स देंगे ना तो ये वाला ब्लॉक नीचे वाला तो चलबे करेगा, और नीचे वाला चलेगा तो साथ में लो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आप ये यहाँ ये कहेंगे कि सर जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन, जब हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, अच्छा बताइए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव हुई है, किस फोर्स पे अचीव हुई? 50/3। जब हम यहाँ फोर्स का वैल्यू 50/3 न्यूटन लगाएंगे तभी ये बॉन्ड टूटने की स्थिति में आएगा। जब ये 50/3 न्यूटन का हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉन्ड है आपस में दोनों जो कांटेक्ट में है, ये टूटेगा कब? जब हम इतना फोर्स का स्थिति, इतना फोर्स लगाएंगे। इससे कम लगाएंगे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और इससे ज्यादा लगाएंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ ये फोर्स मैंने जो लगाया 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन 50/3 से कम है कि ज्यादा है? कम। बताओ भाई, 50/3 से कम है कि ज्यादा है? कम है सर कम है। कम है ना, 10 न्यूटन का वैल्यू कम। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड नहीं, ये जो आपस में फ्रिक्शन बॉन्ड है वो नहीं टूटे। यहाँ
कह सकते हैं here F is 10 न्यूटन is less than F नॉट जो बंधन तोड़ने वाला फोर्स था 50/3. फ्रिक्शन बॉन्ड विल नॉट ब्रेक. Bond will not break. फ्रिक्शन बॉन्ड जो है ये टूटेगा नहीं. Hence both blocks will move together. ये दोनों के दोनों साथ चले और फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगेगा. याद रखो फ्रिक्शन का वैल्यू तो म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन नहीं ले. दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तब तो अलग अलग हो. तो हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं. ये जो ऊपर का फोर्स, ऊपर का ब्लॉक जिस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, पीछे में फ्रिक्शन लगेंगे. फ्रिक्शन का वैल्यू अब यहाँ म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन नहीं बोलेंगे. इस पर भी फ्रिक्शन लगेंगे और दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं. तो इक्वेशन बोलिए भाई. ऊपर का 2 kg है, 2a इक्वल टू 10 माइनस फ्रिक्शन. दिस इज इक्वेशन. इसका इक्वेशन बोलिए 3a इक्वल टू, जोड़ देते हैं ये 5a इक्वल टू 10 और यहां से a का वैल्यू आया 2 मीटर पर सेकेंड. बोथ ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन होंगे. पहला ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 kg का और 3 kg का भी एक्सेलरेशन वही होंगे 2 मीटर पर सेकेंड. और इस a का वैल्यू को किसी एक में रखो तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो निकल जाएगा. दैट इज इक्वल टू 6 खत्म है फिर. फ्रॉम 2. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन. लेकिन अभी इस 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के क्रम में, 10 न्यूटन के लगाने के क्रम में जो इधर फ्रिक्शन लगेगा वो 6 न्यूटन लगेगा. इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो 6 न्यूटन लगेगा. अब बताइए जब हम फोर्स 20 न्यूटन कर देंगे, जो ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन की जगह हम 20 न्यूटन कर, तब उस केस में क्या हाल बने? ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, याद रखिए ये प्रॉब्लम हम सॉल्व तभी कर पा रहे हैं जब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. हमें ये पता चल गया है कि क्या यहाँ कितना फोर्स लगाने से इसके बॉन्ड टूटते हैं. वो वैल्यू हम पता लगा चुके हैं 50/3 में. अब हम ये फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन और ये जो 20 न्यूटन लगा रहे हैं ये 50/3 न्यूटन से ज्यादा है ना. यस सर. इसका मतलब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाए, बॉन्ड टूट जाए. इन दिस केस हियर F अप्लाइड जो है वो 50/3 न्यूटन से ज्यादा है. Hence friction bond will break and both blocks will slide with different acceleration. दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया तो ये अपना चलेगा और ये अपना चलेगा. ऐसा नहीं कि नीचे वाला रुका रहे.
क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा और वही फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा और ये वाला फ्रिक्शन इसको चलाएगा। इस केस में इसके एक्सेलरेशन अलग होंगे और इसके एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन अलग। अब चूंकि बॉन्ड टूट गया है, ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दिया है, तो जो अब फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। फ्रिक्शन जो लगेगा वो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू शायद दिया है, देखो 0.4 और एन का वैल्यू हो जाएगा 2c, जी का वैल्यू 10.18। 8 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे इसमें से। ये 8 न्यूटन के फोर्स लगेंगे, यहाँ भी 8। और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन अलग अलग। अब आप दोनों का इक्वेशन अलग अलग लिखो। पहले आप 2 kg का बोलो इक्वेशन। 2a1 इक्वल टू 20 माइनस पीछे में लगा 8। एक विधि बना देते हैं। ये 2 kg में आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन और ये ब्लॉक एक्सेलरेट किया है। 2 kg का ब्लॉक। क्वेश्चन लिखेंगे 2a1 इक्वल टू 20 माइनस a1 वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, 6 मीटर पर सेकंड। नीचे ब्लॉक की देखिए, नीचे वाला ब्लॉक जो 3 kg का है, इस पर जो फ्रिक्शन लगा आगे के डायरेक्शन 8 न्यूटन, इसी के इन्फ्लुएंस से ये आगे के डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी 3a2 इक्वल टू 8 और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड। दोनों के एक्सेलरेशन अलग है। दोनों के एक्सेलरेशन प्रॉब्लम को, ये जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, चाहे फोर्स ऊपर लगाएं या फोर्स नीचे लगाएं, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर पहला तरीका बात की जाए जो मैंने अभी सिखाया कि आप पहले वो फोर्स पता लगा लो जिस फोर्स पे फ्रिक्शन बॉन्ड टूटने की स्थिति में आ जाए। उस स्थिति में हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और दोनों को साथ एक्सेलरेट करेंगे। वो फोर्स हमको मिल जाएगा जिस पर बॉन्ड टूटने की स्थिति में। फिर जो आप अगर अप्लाइड फोर्स लगाए हो, वो अप्लाइड फोर्स अगर उस फोर्स के लगाने से कम है तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे, दोनों ब्लॉक साथ। और अगर अप्लाइड फोर्स उस फोर्स से अगर ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों के एक्सेलरेशन अलग। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर लो और उसके बाद कंडीशन लो अलग अलग, यहाँ स्लाइड करा कि नहीं, यहाँ स्लाइड करा कि नहीं, और फिर उसके अनुसार अपना रिजल्ट दो। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं,
हम इसको जनरल फॉर्म में कर देते हैं। ये वैल्यू है m1, ये वैल्यू है m2, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और एक फोर्स हम लगाए हैं F। हम सबसे पहले ये पता लगाना चाहते हैं कि F के किस वैल्यू पर यहाँ के बोन टूटेंगे। F के किस वैल्यू पर यहाँ के बोन टूटेंगे, पहले हम ये पता लगाना चाहते हैं। तो कैसे पता लगाएं? ध्यान से सुन लो, समझ लो, सीख लो। हम सबसे पहले वो फोर्स पता लगाना चाहते हैं। मान लो F0 is the force at which friction bond, उसका पूरा नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, static friction bond is about to break। टूटने की स्थिति में वो फोर्स हम पता लगाना चाहते हैं। तो कैसे पता चलेगा भाई? बहुत इजी है, देखो ध्यान से, बहुत इजी। ये फोर्स आप F0 लगा दो, टूटने की स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा, तो पता है फ्रिक्शन के वैल्यू होंगे μs इंटू n। ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो n का वैल्यू हम यही mg रख देते हैं, m1g, और ये दोनों को साथ एक्सेलरेट कर, इन दोनों को साथ एक्सेलरेट कर। फटाफट इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, F0 के वैल्यू आ जाए। बताओ क्या है? m1a इक्वल टू F0 माइनस μs इंटू m1g। इसका इक्वेशन बोलिए। m2a इक्वल टू μs इंटू, दोनों को सिंप्लीफाई करो, जोड़ दो, m1 प्लस m2, a इक्वल टू f। a बराबर, a का वैल्यू तो मैक्सिमम पहले भी निकाल सकते, नेट फोर्स बाय नेट मास, क्योंकि भी सीख रहा है तो मैं सारा चीज, ये एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को इसी एक यहाँ रख दो, ये पहले वाले इक्वेशन में वही पर नॉट है ना, ये एक्सेलरेशन के वैल्यू को दूसरे वाले में रख दो, दूसरे वाले में रख दो, m2 इंटू a मीन्स F0 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू μs इंटू m1g। तो F0 के वैल्यू आपको मिल जाएंगे m1 प्लस m2 m1 बाई m, और μsg भी तो, μs को हम पहले लिखे, म्यू, ये हो गया, ये हो गया। इस फोर्स के वैल्यू पर, इस फोर्स के वैल्यू पर ये बॉन्ड टूटेंगे, और ये फोर्स आप फटाफट ये इक्वेशन फोर्स लगा दो उतना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेकर दोनों को साथ एक्सेलरेट कर दो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, फोर्स के वैल्यू आए। ये फोर्स आ गया। अब दूसरा, अगर आप जो ये फोर्स अप्लाई करें, अगर ये फोर्स इस F0 से कम है, अगर ये फोर्स F0 से कम है, इसका मतलब बोन्ड ब्रेक नहीं, नॉट ब्रेक, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों ब्लॉक साथ एक्सेलरेट करें, बोथ एक्सेलरेट, और फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा,
ये दोनों साथ में रहेंगे, हम साथ साथ हैं, ऐसा बोला। फ्रिक्शन लगेगा पीछे, फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन दोनों के दोनों साथ चलेंगे, दोनों के दोनों साथ। गाइस नेट खत्म हम लोग की। किसर के नहीं सब सर के अगला अपन खत्म हो तो पहले क्या होगा, दोनों साथ चले, पहले दोनों साथ चले, हम साथ साथ। कब तक साथ चलेंगे भाई? जब तक बॉन्ड टूट नहीं जाए। ये दोनों तब तक साथ चलेंगे जब तक फोर्स का वैल्यू F0 के बराबर नहीं होगा। F0 के बाद नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अगर हम फोर्स लिनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन A1 और नीचे वाले ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन। As F increases from 0 to 0, as F applied increases 0 onward, बढ़ते चला जाता लिनियरली। मतलब 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10, है ना, इस तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो फोर्स की एक वैल्यू आएंगी F0 जब ये दोनों साथ साथ चलेगा। जब F0 तक दोनों साथ चलेगा और फिर उसके बाद दोनों साथी अपना दोनों हाथ छोड़ा लेगा। ये अपना एक्सेलरेशन से, ये अपना एक्सेलरेशन, जैसा कि यहाँ दिखाए। A1 का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, फोर्स के साथ बढ़ता जाएगा, और A2 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट। समझ आया? वेदांत क्या समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी दूसरी कंडीशन लेंगे, पाथ फाइंडर के ओनली MCQ बना, पाथ फाइंडर के ओनली MCQ बना, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है BUY में, वो मैं दे देता, वो मैं क्लास में करूँ, ठीक है। और प्लस इसमें प्लस BYQ JEE मेंस, बस JEE मेंस का क्या बोलते हैं, वो जो आता है ना ऑनलाइन वाली, आजकल मार्केट में बुक्स मिलता है, ऑनलाइन एग्जाम। अगर आप सिर्फ ये कर लेते कॉन्सेप्ट के साथ, खुद से दिमाग लगाकर, खुद से, किसी का बिना हेल्प लिए। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े से टफ हो गए, इसलिए हम JEE मेंस को इंट्रोड्यूस दिया तो नहीं, JEE मेंस से दिया था। ये सब के क्वेश्चन मिलते हैं 40 साल वाली, है ना प्रिंस? प्रिंस के जाएगा प्रिंस चलो। यस सर। 40 साल का क्वेश्चन बैंक मिलता है ना? सब है ये। यस सर।
पूछूंगी मतलब उसमें ज्यादा 11 टेंशन नहीं। 11 पहले तो फिजिक्स सीखो, कैसे सवाल सॉल्व होता है। कुछ बच्चे आंसर सॉल्यूशन देख देख के दिन भर बिता लेते हैं। क्वेश्चन बंद, दिमाग भी बंद। सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाना है और ये सारा का सारा सेल्फ करो। पहले एक सवाल बनाने में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। आप आज अगर 10 मिनट लगाएंगे तभी वो कल 10 सेकंड में बनेगा। सॉल्यूशन देख के अगर आप 10 सेकंड में बना भी लेंगे उससे कोई फायदा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 100 क्वेश्चन है तो सेल्फ